हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स बाय शिव किशोर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछली वीडियो में जो 17 क्वेश्चन हमने किए हैं जो बेसिक नॉर्मल थे और जो तकरीबन पेपर में फंसने वाले थे वो क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको, वो सारी थ्योरी थे। आज हम चालू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो आज हम बात करेंगे मूल्य वृद्धि विधि की, ठीक है। इसके अलग अलग नाम क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसके ज़रिए हम किस तरह के क्वेश्चन आंसर को हल कर सकते हैं और किस तरह से हम राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए चालू करते हैं। आइए, सबसे पहले ये क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है चालू हो जाता है, लेकिन तथा कुछ प्रश्न उत्तर को हल करना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर को भी हल करेंगे साथ में। सबसे पहले हम जान लेते हैं, देखिए सबसे पहले मूल्य वृद्धि विधि के अलग अलग नाम। सबसे पहला नाम आता है, इसे बोलते हैं हम उत्पादन विधि। दूसरा नाम आता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम उत्पाद विधि। तीसरा नाम आता है हमारे पास माल सूची विधि। चौथा है शुद्ध उत्पाद विधि। पांचवा है वस्तु सेवा विधि। छठा है औद्योगिक उत्पत्ति विधि। तो ये हमारे मूल्य वृद्धि विधि के कुछ अलग अलग नाम हैं। ये मैंने बुक में से ही निकाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मोस्टली आपसे ये वाला नाम पूछा जाएगा और आपसे ये वाला नाम पूछा जाएगा, इन दो के बारे में पूछा जाएगा। बाकी जो एक बार क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में फंस जाते हैं तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो आप इस काम को याद रखिएगा। तो आइए आगे चलते हैं, ठीक है। तो जितना भी हमने जो काम करना है हम पिछली पेज पे करते हैं। चलो आइए, सबसे पहले उत्पादन विधि का सूत्र, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इसे साथ में नोट करते जाइए तो आपको बेटर रहेगा, ठीक है। अगर साथ साथ नोट करते जाएंगे तो आप चार्ट बना सकते हैं एक तरीके से। आपको बताता हूँ किस तरह से काम आएगा। फुट्टा कहाँ गया ये? तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें GPA@MP ज्ञात करना होगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हमें क्या GPA@MP ज्ञात करना होगा। और
राष्ट्रीय आय को हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ये बातें ध्यान रखने वाली है कि राष्ट्रीय आय को हम क्या कहते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और GV एट MP होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो GV एट MP को हमने 3 तरीके से कर रखा है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो बताया था GVA एट MP होता क्या है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों को मिला के GVA एट MP बनता है, जो GDP एट MP के बराबर होता है, यानी घरेलू सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है, जो देश में हो रहा होता है। ये सिर्फ एक क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। तो हम इससे भी एक राष्ट्रीय आय निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम होते हैं सूत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, GVA एट MP सो बोलते हैं उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। तो हम इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, कभी कभार क्वेश्चन के अंदर हमें उत्पादन का मूल्य सीधे से दे रखा होता है कुछ ही क्वेश्चन में, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया होता, ठीक है। तो जब उत्पादन का मूल्य सीधे से ना दिया हो तो उत्पादन का मूल्य निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ता है, इसमें देखिए, इसे बोलते हैं बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। इसको कर लेते हैं हम ब्रैकेट, ठीक है। तो बिक्री प्लस में स्टॉक परिवर्तन तब उत्पादन का मूल्य निकलता है। कभी कभी हमें ये भी सीधा सीधा नहीं दे रखा होता है, तो बिक्री निकालने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मदद दे रखी होती है। देखिए, इसको दे रखा होता है घरेलू बिक्री दे रखी होती है, और दे रखा था हमें निर्यात। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, हम बिक्री निकल कर आ जाती है। ऐसे ही इसको देखो, एक तरीके से और दे रखा होता है, या दे रखा होता है कीमत वस्तु की, कीमत वस्तु की दे रखी होती है, और इनटू मात्रा वस्तु की, ठीक है। इसको बोलते हैं हम P, इसको बोलते हैं हम Q। जब इन दोनों करते हैं हम मल्टीप्लाई, तो हमारा निकल के आ जाता है बिक्री। तो ये बिक्री निकालने का फॉर्मूला होता है। इसका एक क्वेश्चन भी है बुक के अंदर, वो मैं करवाऊंगा जरूर इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, और स्टॉक में परिवर्तन करिएगा, सीधा देने रखा होता है। तो इसको भी निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक तरीका और होता है। देख, इसको बोलते हैं अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। इसको भी कर लेते हैं ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या है निकालने के तरीके, उत्पादन का मूल्य। अगर हम बात करें मध्यवर्ती उपभोग का, तो इसके भी कुछ अलग नाम है। जैसे इसको सिंपल सा बोल रखा है मध्यवर्ती उपभोग दे रखा होगा, नहीं तो इसके क्या है बहुत सारे नाम दे रखे हैं। देखिए, एक तो ये
इसके बहुत सारे नाम हैं अलग अलग। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। रेड पेन कहाँ गया ये, कि हम क्या निकाल रहे हैं और क्या नहीं। देखिए GVA@MP हमें निकालना है राष्ट्रीय आय के लिए। तो हमें क्या, उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए हमारे पास। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ये होना चाहिए, और इसको निकालने के लिए ये होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम इसको निकालने के लिए, ये वाला सिस्टम इसको है, और इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। नोट नंबर फर्स्ट, मध्यवर्ती उपभोग के अलग अलग नाम। मध्यवर्ती उपभोग के अलग अलग नाम। तो देखिए, सबसे पहला नाम आता है जिसको बोलते हैं हम घरेलू बाजार से कच्चे माल का क्रय, और प्लस में होता है आयात, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पहला नाम है, जिस नाम से जानते हैं। दूसरा नाम होता है हमारे पास मध्यवर्ती लागत। बाकी नाम हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए, तीसरा नाम है हमारे पास कच्चे माल का क्रय, ठीक है। चौथा है हमारे पास कच्चा माल, ठीक है। पांचवा है हमारे पास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। छठा है हमारे पास मध्यवर्ती उपभोग का नाम है एक उपभोग उत्पादक वस्तुएं। सातवां है कच्चे माल की खरीद, और आठवां है
देखिए मध्यवर्ती उत्पादकों का क्रय प्लस में कच्चे माल का आयात। ठीक है, ये वाला क्या है, 8वां है, इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट ताकि ये मिक्स ना हो जाए ऊपर वाले में, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मध्यवर्ती उत्पादक, यानी मध्यवर्ती उपभोग का क्या है, ये अलग अलग 8 नाम है। किसी भी नाम में से आपसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन दे रखा होता है, और ये सारे के सारे नाम के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नोट नंबर 2, हम बात करते हैं मूल्य ह्रास के अलग अलग नाम। मूल्य ह्रास के अलग अलग नाम देखिए, सबसे पहला नाम आता है हमारे पास मूल्य ह्रास का। दूसरा आता है हमारे पास अवक्षय। तीसरा आता है हमारे पास अप्रचलन। चौथा है हमारे पास गिरावट। 5वां नाम आता है गिरावट। छठा है मूल्य गिरावट। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब नोट करते जाएं तो आपका बेटर रहेगा, एक चार्ट बन जाएगा आपके लिए। नहीं तो बाद में फिर आपको वीडियो पॉज करके दोबारा से नोट करना पड़ेगा। मूल्य प्रचलन 8वां है हमारे पास स्थायी पूंजी का अवक्षय। 9वां है हमारे पास स्थिर पूंजी का अप्रचलन। 10वां है स्थिर पूंजी का अवक्षय। 11वां नाम है हमारे पास स्थिर पूंजी का उपभोग। ये वो नाम हैं जो आपके एग्जाम में यानी क्वेश्चन में आने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन, किस में क्या नाम आया, कितना नाम नहीं आया। 12वां है मूल्य अवक्षय। 13वां हमारे पास है स्थायी पूंजी का उपभोग। 14वां है हमारे पास अचल पूंजी का उपभोग। या आखिरी है अचल पूंजी का अवक्षय।
ये अलग अलग आपसे नाम पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर अभी आप सारे याद हैं या तो समझ दिमाग में बैठ जाते थोड़े बहुत, याद करने की जरूरत भी नहीं है। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आप ये चार्ट बना के सामने रख लेना और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन हल करते रहना। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। तो इतना क्या है, मूल्य राशि के अलग अलग नाम आपने जान लिए होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे देखिए, ये आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं NFI। देखिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको हम बोलते हैं NFIA, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे। तो हम पहले बात करते हैं सूत्र की। देखिए, सूत्र जो निकलता है वो ऐसे, विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशों को कारक आय। मैं इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले को मैं हाईलाइट करता हूँ, नोट नंबर 3 को। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, यानी कि ये। अब देखिए, विदेशों से प्राप्त आय और विदेशों को कारक आय। अब देखो, कभी कभी विदेशों से प्राप्त शुद्ध, जब ये नाम ना दे रखा हो, इस नाम को निकालने के लिए शुद्ध साधन आय, शुद्ध आय, सुसाधन आय इसे हम बोलते हैं। शुद्ध को निकालने के लिए हमें क्या सेम माइनस को करना पड़ता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो इसको बोल सकते हैं छोटे शब्दों में, इसको बोल सकते हैं हम से माइनस को। यानी विदेशों से प्राप्त साधन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने ऐसे से माइनस को। अगर ये बात ध्यान रखना शब्दों के अंदर, ये पूरा क्वेश्चन शब्दों का ही खेल खेलता है और कुछ भी नहीं खेलता है, ठीक है। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो हम इसका एक और बात कर लेते हैं, नोट नंबर, ये मैंने इसको हाईलाइट जानबूझ की नहीं किया है ना मूल्य राशि की इससे अलग, क्योंकि जो अलग अलग टॉपिक है। ये वाला एक फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना, से माइनस को यानी NFI निकालने का। तो हम बात करते हैं एक और फॉर्मूले की। बस बोतल सही हो जा। देखिए, नोट नंबर 4, इसको हाईलाइट। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का सूत्र, यानी इसे बोलते हैं हम NIT, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, NIT। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड से।
ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे, ठीक, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। देखिए यहाँ पर क्या है, ये शुद्ध दे रखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर शुद्ध देखा, शुद्ध अप्रत्यक्ष। इस शुद्ध को निकालने के लिए हमें अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष करने केवल अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता ना हमें माइनस करनी होती है और हमें कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक सूत्र था, इसे फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं आर्थिक सहायता के अलग अलग नाम। आर्थिक सहायता के अलग अलग नाम। तो यहाँ पर क्या है, पहला नाम क्या है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं रियायतें, ठीक है। दूसरा बोलते हैं हम अनुदान, तीसरा बोलते हैं हम सब्सिडी, चौथा बोलते हैं हम मदद, पांचवा आर्थिक सहायता ही बोलते हैं। ये क्या है, आर्थिक सहायता के अलग अलग नाम, यानी इस नाम से अगर ना दिया हो इस क्वेश्चन के अंदर नीट निकालने के लिए तो हमें ये नाम दे रखे होंगे पाँचों से, इन पाँचों में से कोई नाम दे देगा, उसको हमें पुट करना है, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष कर के अलग अलग नाम। ये वाला जो था आर्थिक अप्रत्यक्ष कर, इसके भी अलग अलग नाम हैं, वो भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं 10 निकाल के रखे हैं जो आपकी बुक में से हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें इनकम टैक्स के अंदर से तो अप्रत्यक्ष कर बहुत सारे नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएंगे, बहुत सारे हैं, और भरते भरते दो तीन पेज तो भर ही जाएंगे। तो मैंने सिर्फ गिनती के लिखे हैं जो बुक में से होने चाहिए और जो आपके क्वेश्चन में आएंगे, उन्हीं के नाम लिखे। तो फर्स्ट की बात करते हैं, पहला है बिक्री कर, जिसको हम बोलते हैं सेल टैक्स, ठीक है। दूसरा है हमारे पास उत्पादन शुल्क, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं उत्पादन कर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तीसरा नाम है हमारे पास आयात शुल्क, साधारण भाषा में कहें तो आयात कर। इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। ये आपने टीवी में सुना होगा बहुत बार, तो इसको इंग्लिश में, हिंदी में आपको बहुत कम सुनने को मिल रहा होगा। तो चौथा है हमारे पास मूल्य वृद्धि कर, इसको बोलते हैं हम वैट। इंग्लिश में बोले तो फुल फॉर्म में वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। पांचवा है हमारे पास
सेवा कर, जिसको हम बोलते हैं सर्विस टैक्स। छठा है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लाभांश वितरण कर, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये क्या है, कहीं मिक्स ना हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी लाभांश वितरण कर बोलते हैं, ठीक है। सातवां जो हमारे पास है उसे बोलते हैं मनोरंजन कर। कभी भी आप मूवी देखने जाते हो तो टिकट पे ये ऑटोमेटिक लगा होता है मनोरंजन कर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि ये मिक्स ना हो जाए, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। और अगर हम बात करें आठवें की तो उसे बोलते हैं हम संपत्ति कर, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी टैक्स। संपत्ति कर के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है इनकम टैक्स की बुक के अंदर। अगर आप कॉमर्स वाले हो तो बीकॉम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आपको ये देखने को मिल जाएगा उसके अंदर, क्योंकि मैंने स्टडी किया है इसके ऊपर, तो बहुत ही लेंदी है। अगर जीएसटी ना आया हो तो, जिस टाइम जीएसटी नहीं आया तब मैंने पढ़ाई करी थी उसके ऊपर, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाया जाएगा इसको प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। तो इसमें बहुत सारे तामझाम भी मिलते हैं और इसको समझ में आए तो ईजी है, जिसको समझ में ना आए तो वो टफ पाया जाता है। तो अगला है जो हमारे पास है उसे बोलते हैं टोल टैक्स। इसके बारे में कौन नहीं जानता, टोल टैक्स। जब भी आप कहीं अपनी गाड़ी लेके जाते हो तो आपको टोल देना ही पड़ता है। और जब आप इसकी बात करते हैं इसको बोलते हैं हम जीएसटी, बिल्कुल जीएसटी। अब हम बात करेंगे जीएसटी की, इसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपके नाम आ जाते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, ठीक है। तो ये सबके आ जाते हैं नाम। तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर इन 10 में से कुछ ना कुछ आपको देता रहेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ पकड़ के रखनी है, शुल्क नाम पकड़ना होगा या कर। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को देखिए नोट कर देते हैं यहाँ पर। अप्रत्यक्ष कर को समझने के लिए आपको केवल कर या शुल्क शब्द पर ध्यान देना होगा, बस। ये हमारा क्या है, एक नोट है जो अप्रत्यक्ष कर को समझने के लिए आएंगे कि अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आपको शुल्क या कर आपको ध्यान रखना होगा, तो वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भाई साहब ये इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर है। इसमें से हम आर्थिक सहायता माइनस कर देंगे तब हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल कर आ जाएगा। और एक चीज़ और, कभी कभी 3-4 आपको दे देगा एक साथ, उन चारों को ऐड करके आर्थिक सहायता माइनस कर देनी है, बस तब आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल कर आ जाएगा। तो उसमें क्या है, कभी कभी 4-5 रहता है, ऐसा होता है। तो देरी ना करते हुए अगर नेक्स्ट पेज पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे नाम, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर के नाम हो गए और ये हो गए, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब
थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएंगे। ये एक फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहला ये जरूरी भी बहुत है, इसके बिना तो राष्ट्रीय आय निकल ही नहीं पाएगी जल्दी से। सबसे पहले अगर ग्रोस दे रखा हो, बाद में दे रखा हो नेट, तो हम क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन। दूसरा अगर नेट पहले दे रखा हो और बाद में दे रखा हो ग्रोस, तो माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये डेप बोलते हैं मूल्यह्रास। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो देखिए G इजिकल टू N प्लस डेप और N इजिकल टू G प्लस डेप। ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, इधर लिखा होगा डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, फिर इजिकल टू में दे रखा होगा नेशनल। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे NFIA। अब NFIA क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये अभी पिछली पेज में मैंने समझाया था आपको, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, मैंने कहा था NFIA काम पड़ेगा और यहाँ पर अभी नीट का भी काम आएगा। नेशनल आ जाए पहले और बाद में डोमेस्टिक आ जाए तो प्लस का होगा NFIA, ठीक है। तो देखिए D इजिकल टू N माइनस NFIA और N इजिकल टू D प्लस NFIA। ये ऊपर का शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ऊपर वाले का, ये इम्पोर्टेंट है। इसका आप एक चार्ट बना लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पिछली बार जो 3rd चैप्टर था उसमें भी इसी का इस्तेमाल हुआ था, अब ये 4th चैप्टर, इसमें तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि राष्ट्रीय इसी के दम पे निकलेंगे। अब देखिए फैक्टर कोस्ट आ जाए और इजिकल टू में मार्केट प्राइस, तो माइनस क्या कर देंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और यहीं पर अगर उसका उल्टा हो जाए, मार्केट प्राइस पहले आ जाए और बाद में फैक्टर कॉस्ट आ जाए, तो प्लस कर देंगे हम NIT। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हमें ये मिलता है FC यानी फैक्टर कॉस्ट इजिकल टू MP यानी मार्केट प्राइस और माइनस NIT, ठीक है। तो MP इजिकल टू हमारे पास फैक्टर कॉस्ट है और प्लस का क्या है NIT, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी चीज़ थी, ठीक है। इसी का हम इस्तेमाल करके हम काम करेंगे। अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की, तो यहाँ पर ज़रा देखिए मैंने एक पेज बना रखा है ये वाला, इसके अंदर मैंने शॉर्ट में नाम लिखे और ये नाम रख के लिख लिए। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो इन चीज़ों को रखता हूँ एक्स्ट्रा, और मैंने इसी चीज़ को मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ रखा है। तो मैं चाहता हूँ आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आंसर चालू होने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ज़रा रुकिए। हेलो गाइस, तो मैं आपको नया क्वेश्चन लेके आया हूँ 12वां एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपको सारे बुक के क्वेश्चन ट्राई मारने, सिर्फ मूल्य वृद्धि उत्पादन विधि द्वारा सिर्फ, ठीक है। आय विधि व्यय विधि वाले नहीं ट्राई करने हैं, सिर्फ ये वाले करने हैं इसके अकॉर्डिंग। तो हम देरी ना करते हुए चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की, जो हमारा है GVA@NP, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, उत्पादन
का मूल्य, ठीक है, माइनस मध्यवर्ती उपभोग, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। अब देखिए उत्पादन का मूल्य दे रखा है इसके अंदर, घरेलू बाजार में है कुछ, उत्पादन का मूल्य हमें नहीं दे रखा, तो हम उत्पादन का मूल्य निकाल लेंगे। उत्पादन का मूल्य कितना है हमारे पास, ये है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। इसको भी निकाल लेते हैं। बिक्री दे रखी है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, घरेलू बाजार से क्रय किया गया माल, बिक्री दे रखी है, बिक्री भी नहीं दे रखी, तो अब क्या है, बिक्री की बात भी कर लेते हैं। बिक्री, ठीक है। बिक्री निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बिक्री निकालने के लिए चाहिए हमें, देखो ये सारा चीज़ हमने फंडा इसके अंदर लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे साइड में रख के देख रहा हूँ जैसे फॉर्मूले, जरा देखिए। अगर हमें बिक्री नहीं दे रखी, अगर उत्पादन का मूल्य डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो ये दो चीज़ दे रखी होगी, ये दो चीज़ नहीं दे रखी है तो बिक्री का हिस्सा ये दो चीज़ दे रखी होगी, या ये वाला चाहिए ये वाला। स्टॉक में परिवर्तन नहीं दे रखा होगा डायरेक्ट, तो आपको ये दो चीज़ें मदद दे रखी होंगी। तो हमारे पास क्या है, देखिए हमें बिक्री निकालनी थी, बिक्री दो मदद दे रखी है। अब देखिए घरेलू बाजार से क्रय किया क्या माल, कुछ है क्या हमारे पास, घरेलू बिक्री दे रखी है, ये देखिए घरेलू बिक्री दे रखी है हमें, क्या है, बिक्री, घरेलू बिक्री दे रखी है, और प्लस हमें क्या दे रखा है, निर्यात। ये दोनों क्या है, एक फॉर्मूले हैं, प्लस करते हैं। घरेलू बिक्री कितनी है हमारे पास, 1200, ठीक है, प्लस निर्यात कितना हमारे पास, निर्यात दे रखा है, निर्यात ये रहा, निर्यात दे रखा है 200, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं ब्रैकेट बंद, ये हमारे पास आ गया 1400, ठीक है। अब इस 1400 को यहाँ पुट कर देते हैं, प्लस स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है, स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है, बिना बिके स्टॉक में वृद्धि कितना होगा, बिना बिके स्टॉक में वृद्धि दे रखा है। और एक चीज़ और, बिक्री दे रखी है, ठीक है। अब देखो बिक्री के साथ हमें क्या दे रखा है, एक चीज़ और दे रखी है, इसे हम बोलते हैं, कहाँ गया, स्वयं उपभोग के लिए इस्तेमाल वस्तुएं 10। ये चीज़ आपको ऐड करनी होगी, ठीक है। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर क्या है, स्वयं उपभोग के लिए इस्तेमाल वस्तुएं प्लस 10, ठीक है। इनको मैं ऐड कर देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 1410 का आ जाएगा, ये 1410 आ गया, ठीक है। और स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन कितना है हमारे पास, दे रखा है स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन दे रखा था, बिना बिके स्टॉक में वृद्धि। अब मैंने पिछली बार बताया था गिरावट बताई थी, गिरावट, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वृद्धि है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 60, तो कितना हो गया हमारे पास, 1470 आ गया, ठीक है। अब उत्पादन का मूल्य निकल कर आ गया, अब इसको यहाँ पुट कर देंगे 1470 को, हम इसको ऊपर ले गए, ठीक है। फिर माइनस मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है क्या, मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है, आपको दिख रहा हो, मध्यवर्ती उपभोग नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम क्या है, मध्यवर्ती उपभोग भी निकाल लेंगे। मध्यवर्ती उपभोग, जरा देखें मध्यवर्ती उपभोग की मध्य क्या होती है। अब सिर्फ एक देखो, मध्यवर्ती उपभोग के नाम क्या है, इतने सारे नाम दे रखे हैं इसके अंदर, कि ये नाम दे रखा है, ये नाम दे रखा है, ये नाम दे रखा है, इसमें तो कुछ दे रखा है। देखो मध्यवर्ती उत्पादकों का क्रय, ये दे रखा है, जरा देखते हैं, कच्चे माल का आयात, ये कच्चे माल का आयात तो दे रखा है, ठीक है। उत्पादकों का क्रय, घरेलू बाजार से क्रय किया गया माल, ठीक है। और यही चीज़ दे रखी है, आयात दे रखा है, खर्चे पुनः की स्थापना, ठीक है, हाँ ये रहा। तो हमारे पास क्या है, दो चीज़ें मिल गई, ये रही, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग,
कहाँ गया दूसरा, कच्चे माल का आयात। ये दो चीज़ें मिला के क्या बनती है, हमारा मध्यवर्ती उपभोग बनती है, जो मैंने इस फॉर्मूले के अंदर लिख रखा है। ठीक है, अगर आप इसको कर लोगे तो बेटर रहेगा, लिख लेना है मध्यवर्ती उत्पादों का क्रय और कच्चे माल का आयात। ठीक है, देखिए इसको ऐड करते हैं, घरेलू बाजार से क्रय किया गया माल। ठीक है, घरेलू बाजार से क्रय किया गया माल प्लस इसको बोलते हैं कच्चे माल का आयात। ठीक है, घरेलू माल से किया गया मेरे 400 है, प्लस कच्चे माल का आयात कितना है 120। 400 ये वाला है और 120 ये, कितना हो गया हमारे पास 520। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 520 आ गया। और एक चीज़ और जोड़नी है इसके अंदर, इसको बोलते हैं बिजली के खर्चे। ये आपको याद है कि हम मध्यवर्ती उपभोग में ये हमेशा जुड़ेंगे, अगर ऐसे कर रखा हो तो बिजली के खर्चे भी हैं, ये तीसरा चीज़ हो गया। ठीक है, 1 2 3 ये तीनों मध्यवर्ती उपभोग में आ जाते हैं। तो प्लस कितना हो गया 20, तो ये हमारे पास आ गया 540। ठीक है, अब इसको कर देंगे 540 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा 930 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया सॉल्व। अब मेन खेला आता है हमारे पास, देखो उत्पादन का मूल्य हमने निकाल लिया, मध्यवर्ती उपभोग निकाल लिया, जो हमें पूछा गया था सिंपल हम तरीके से कर रहे हैं फॉर्मूले कोडिंग, वो निकलते चले जा रहे हैं। अब बात करते हैं साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, यानी क्या है NVA एट FC, और हमने क्या निकालना है GVA एट MP निकाल लिया। ठीक है, N और G माइनस क्या होता है डैप। ठीक है, देखिए एक बार और दिखा देता हूँ आपको, N और G माइनस डैप होता है, और यहाँ पर क्या FC और MP, FC इज इक्वल टू MP माइनस नेट, तो क्या होता है माइनस नेट होता है। GVA एट MP हमारे पास कितना है 930। ठीक है, और डैप कितना, डेप्रिसिएशन दे रखा है हमें, देखो स्थिर पूंजी का पुनः स्थापना लागत, इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन 50। और डेप्रिसिएशन के मैंने बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, ये डेप्रिसिएशन के बहुत सारे नाम है, इसमें स्थिर पूंजी का क्या है वही लागत कहलाती है, लागत ही वही बन जाती है। ये नाम मैंने डाला नहीं है इसके अंदर, लेकिन है ये एक्चुअल में। ठीक है, और माइनस नेट दे रखा है डायरेक्ट, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दे रखा, तो हम क्या कर लेंगे नेट निकालेंगे, NIT अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अप्रत्यक्ष कर दे रखा है यहाँ पे, अप्रत्यक्ष कर दे रखा है, ये देखो ये वैट लिखा है साफ साफ, इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। FVAT वैट हो गया, फिर माइनस आर्थिक सहायता दे रखी है 30, और उसके अलावा हमारे पास कोई और कर नहीं दे रखा है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास वैट आ गया 30, और ये 30 वैट कितना है, तो वैट के लिखते डायरेक्ट 10 माइनस 30, तो कितना आ गया हमारे पास -20। अब ये -20 और माइनस ये, ठीक है कर देंगे इसको करने के बाद हमारे पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये 930 माइनस 30, और फिर हमारे पास आ जाएगा 900। ये क्या है हमारे पास आंसर है।